हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अबाउट प्रोटीन्स के बारे में पढ़ के रखा है, बराबर है। इनफैक्ट यहाँ पर हमें एक छोटा सा टॉपिक पढ़ना है पहले, दैट इज़ एंजाइम। अगर हम लोग एंजाइम की बात करते हैं तो एंजाइम्स का मतलब क्या होता है, तो बेसिकली एंजाइम्स को हम लोग कह सकते हैं बायो कैटालिस्ट। क्या कह सकते हैं? बायो कैटालिस्ट। ना बायो कैटालिस्ट का मतलब क्या होता है? देखिए, कैटालिस्ट का मतलब आपको पता है, ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है। बायो कैटालिस्ट का मतलब होता है ऐसा केमिकल कंपाउंड विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, मतलब हमारी बॉडी के अंदर। हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसा कंपाउंड जो कि बायोकेमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, ऐसे हम लोग क्या कहेंगे? बायोकैटालिस्ट कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एज एंजाइम। नाउ एंजाइम की अगर हम लोग बात करते हैं तो एंजाइम का जो नेचर होता है, इट इज़ प्रोटीनस। सारे के सारे जो एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन्स हैं। हाँ, सारे के सारे प्रोटीन एंजाइम नहीं हो सकते, ये बात अलग है। एंड एंजाइम्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनकी एक और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है, दीज आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। इसका मतलब क्या? हाईली स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, इसका मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर टाइप का जो एंजाइम है ये पर्टिकुलर टाइप के सबस्ट्रेट के ऊपर ही अटैक कर सकता है, दूसरे के ऊपर नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिए कि हमें सुक्रोज को एंजाइमेटिकली हाइड्रोलाइज कराना है, तो आप लोगों को सुक्रोज हाइड्रोलाइज होने के बाद देता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। यहाँ पर जो एंजाइम लगता है वो एंजाइम होता है इन्वर्टेज। कौन सा एंजाइम होता है? इन्वर्टेज। सिमिलरली अगर ग्लूकोज को आपको इथेनॉल में कन्वर्ट करके देना है तो इट रिक्वायर्स जाइमेज, राइट। सिमिलरली लैक्टोज के ऊपर अटैक कराना है तो लैक्टेज एंजाइम लगेगा, माल्टोज के ऊपर अटैक कराना है तो माल्टेज एंजाइम लगेगा। एंड एंजाइम का काम करने का तरीका भी बहुत स्पेसिफिक होता है। जनरली एंजाइम का काम करने का जो तरीका होता है उसमें ऑप्टिमम पीएच होता है 7, एंड टेम्परेचर की अगर बात करें तो ये टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जिसे हम लोग बॉडी टेम्परेचर भी कहते हैं, राइट। देन इसके बाद हम लोग चलेंगे एक और बायोमोलिक्यूल के क्लास की तरफ, दैट इज कॉल्ड एज लिपिड्स। नाउ लिपिड्स क्या होता है? तो लिपिड्स की अगर हम लोग बात करें तो लिपिड्स को हम लोग कुछ एक अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, दैट इज अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ naturally occurring biomolecules that have limited solubility in water and are isolated from organism by extraction with non-polar solvents। इन्हें हम लोग कहते हैं लिपिड्स। देखिए क्या है? अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ नेचुरली ऑकरिंग बायोमोलिक्यूल्स दैट हैव लिमिटेड सोलुबिलिटी इन वाटर एंड आर आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म बाय एक्सट्रैक्शन विथ नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, इसे हम लोग क्या कहते हैं? लिपिड्स कहते हैं। देखिए बाकी के जो बायोमोलिक्यूल्स हैं इन्हें हम लोग अलग अलग प्रॉपर्टी के हिसाब से क्लासीफाई करते हैं। लिपिड्स को क्लासीफाई करने की हम लोग लिपिड्स को क्लासीफाई करने के लिए हम लोगों ने उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी दैट इज सोलुबिलिटी का इस्तेमाल किया है। देन लिपिड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। अगर हम लोग लिपिड्स के क्लासिफिकेशन की तरफ जाते हैं तो लिपिड्स को हम लोग दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं, जिसमें से पहला होता है कॉम्प्लेक्स लिपिड्स एंड दूसरा जो होता है इसे हम लोग कहते हैं सिंपल लिपिड्स। एक है कॉम्प्लेक्स लिपिड्स और दूसरा क्या होता है? सिंपल लिपिड्स होता है। अब सबसे पहले समझते हैं कॉम्प्लेक्स लिपिड्स को।
कॉम्प्लेक्स लिपिड्स क्या है? अगर हम लोग कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की बात करें तो दीज आर द ट्राइस्टर्स ऑफ ग्लिसरॉल विथ फैटी एसिड्स, मतलब इसमें ईस्टर लिंकेज प्रेजेंट है एंड देयरफॉर दे कैन बी हाइड्रोलाइज। देखिए इसके अंदर क्या है, तो दीज आर द ट्राइस्टर्स, मतलब ईस्टर्स है, तो दीज आर द ट्राइस्टर्स ऑफ द ग्लिसरॉल विथ फैटी एसिड्स एंड कैन बी हाइड्रोलाइज। नाउ इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं जनरली ट्राइग्लिसरीड्स। इस ट्राइग्लिसरीड्स के अंदर हम लोग पढ़ते हैं एनिमल फैट एंड ऑयल्स, मीन्स ऑयल्स एंड फैट्स इसके अंदर बिलोंग करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर आते हैं ग्लाइकोलिपिड्स, राइट। ग्लाइकोलिपिड्स के अलावा दे ऑल्सो इंक्लूड फॉस्फोलिपिड्स, इनमें फॉस्फोलिपिड्स भी आते हैं एंड इसमें वैक्सेस भी आते हैं। नाउ अब ट्राइग्लिसरीड्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्राइग्लिसरीड्स क्या है, तो ट्राइग्लिसरीड्स आर नथिंग बट द ईस्टर्स ऑफ अ ग्लिसरॉल, ईस्टर्स ऑफ अ ग्लिसरॉल विथ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स, देखिए लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स के ये क्या है, ईस्टर्स है एंड इसमें ऑयल्स एंड फैट तो आते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल्स, इसे हम लोग ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल्स भी कहते हैं, जिसे ऐसे एब्रिवेट किया जाता है TAG। देखिए ग्लिसरॉल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ग्लिसरॉल ये कंपाउंड होता है, बराबर है, दिस इज नथिंग बट द ग्लिसरॉल एंड इनका अगर आप लोग ईस्टर बनाते हैं, असाइल ईस्टर, तो इसका असाइलेशन जब होगा तो ये जो हाइड्रोजन है ये रिप्लेस हो जाएगा बाय असाइल ग्रुप, तो ये जब रिप्लेस हो जाएगा बाय असाइल ग्रुप तो ये देखिए असाइल ग्रुप आ गया, R को R1 लिखा। सेकेंड के केस में यहाँ पर जो असाइल ग्रुप लगाते हैं उसे R2 कर देते हैं एंड देन CH2O COR3, दिस इज ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल। नाउ ये जो ट्राइअसाइल ग्लिसरॉल है जिसे हम लोग ट्राइग्लिसरीड भी कहते हैं, ये क्या हो सकता है, तो ऑयल्स हो सकता है एंड फैट हो सकता है। ना ऑयल्स मतलब क्या, ये ऑयल या फिर फैट है, जरा ना, ऑयल या फिर ये क्या है, फैट है। तो ऑयल्स की अगर हम लोग बात करें तो दे कंटेन अनसैचुरेटेड लॉन्गर चेन, अनसैचुरेटेड लॉन्गर चेन मतलब क्या, यहाँ पर R जो कि लॉन्ग चेन है कार्बन एटम की, है ना, फैटी एसिड में कम से कम 11 तो होनी ही चाहिए, तो ये जो लॉन्ग चेन है इसमें कम से कम कार्बन और कार्बन के बीच में एक क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा एंड देयरफॉर दीज आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर। उसी के कारण, डबल बॉन्ड होने के कारण, अनसैचुरेशन होने के कारण ये रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं। एंड अगर हम लोग फैट्स की बात करते हैं तो फैट कंटेन्स मोर अमाउंट ऑफ सैचुरेटेड पोर्शन, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स इनके अंदर प्रेजेंट होता है, बराबर है। एंड सैचुरेटेड होने के कारण दीज आर सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। नाउ क्या आप लोग सोच सकते हैं कि सर ऑयल्स को हम लोग फैट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, ऑयल्स को जब हम लोग फैट में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो प्रोसेस होता है इसे हम लोग कहते हैं हार्डनिंग ऑफ ऑयल, हार्डनिंग ऑफ ऑयल कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ वनस्पति घी। नाम शायद सुना होगा, वनस्पति घी। इट इज नथिंग बट द डालडा, इट इज नथिंग बट व्हाट, डालडा। अब ये कैसे होता है, तो ऑयल्स के अंदर जब हम लोग हाइड्रोजन गैस पास करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द कैटालिस्ट रेनी निकेल एट हाई टेम्परेचर नियर अबाउट 453 to 470 केल्विन के आसपास का टेम्परेचर जब हम लोग यूज़ करते हैं तो अनसैचुरेटेड पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड पार्ट में कन्वर्ट हो जाएगा एंड ऑयल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। नाउ ग्लाइकोलिपिड्स की अगर हम लोग बात करें, हमने कहा कि लिपिड्स में ग्लाइकोलिपिड्स भी है, तो ग्लाइकोलिपिड्स में ये जो वर्ड है ग्लाइको,
इट रिप्रेजेंट शुगर। ग्लाइको क्या रिप्रेजेंट करता है? शुगर। एंड ग्लाइकोलिपिड्स में जो शुगर है वो दो टाइप का हो सकता है, या तो ग्लूकोज हो सकता है या फिर गैलेक्टोज हो सकता है। नाउ ग्लाइकोलिपिड्स जिसमें शुगर ग्लूकोज है ये एनिमल ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं मैक्सिमम केस में, एंड ऐसे ग्लाइकोलिपिड जिसमें शुगर यूनिट गैलेक्टोज होते हैं ये प्लांट ग्लाइकोलिपिड्स कहलाते हैं। एनिमल ग्लाइकोलिपिड्स की अगर बात करें तो इसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है सेरिब्रोसाइड, जो आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा, सेरिब्रोसाइड्स। देन उसके बाद हम लोगों ने फॉस्फोलिपिड्स का भी नाम पढ़ा। फॉस्फोलिपिड्स मतलब क्या? लिपिड विच इज एसोसिएटेड विद द फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप। फॉस्फोलिपिड मतलब लिपिड विच इज एसोसिएटेड विद द फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप। नाउ यहाँ पर ये बनते कैसे हैं? तो ग्लिसरॉल, अगर आप लोग ग्लिसरॉल की बात करें तो ग्लिसरॉल में टोटल 3 OH ग्रुप है, देख लीजिए है 3 OH ग्रुप। इसमें से 2 OH ग्रुप स्टरीफाइड बाय लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड 1 OH ग्रुप इज स्टरीफाइड बाय फॉस्फेट ग्रुप। one OH group is esterified by the phosphate group, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? फॉस्फोलिपिड कहेंगे। फॉस्फोलिपिड का कॉमन एग्जांपल हम लोग देते हैं लेसिथिन। कौन सा एग्जांपल देते हैं? लेसिथिन। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉम्प्लेक्स लिपिड्स। अब समझते हैं अबाउट द सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स की अगर हम लोग बात करें तो इनकी एक खासियत है कि दे डू नॉट कंटेन ईस्टर लिंकेज। दे डू नॉट कंटेन ईस्टर लिंकेज एंड हेंस कैनॉट बी हाइड्रोलाइज। कैनॉट बी हाइड्रोलाइज, आप इन्हें हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। आपने कॉम्प्लेक्स लिपिड्स में पढ़ा था कि दैट कैन बी हाइड्रोलाइज, बट यहाँ पर नहीं कर सकते। अगर हम लोग इनके एग्जाम्पल्स को देखें तो इनमें इंक्लूड होते हैं स्टेरॉइड्स, राइट, इनमें इंक्लूड होते हैं टर्पीन्स ऑल्सो, एंड इसमें इंक्लूड होते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये कंपाउंड्स इनके अंदर आते हैं। नाउ अगर हम लोग स्टेरॉइड्स की बात करते हैं तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट के ऑलमोस्ट ऑल द स्टेरॉइड्स, सारे के सारे जो स्टेरॉइड्स हैं, दीज कंटेन अ कॉमन न्यूक्लियस जिसका नाम होता है साइक्लोपेंटानो परहाइड्रोफिनांथ्रिन। ये एक ही नाम है, साइक्लोपेंटानो परहाइड्रोफिनांथ्रिन, राइट। सारे के सारे जो स्टेरॉइड्स हैं ये सारे के सारे ये कॉमन न्यूक्लियस बिलोंग कराते हैं उनके मॉलिक्यूल के अंदर। एंड स्टेरॉइड्स की कैटेगरी में अगर देखें तो स्टेरॉइड्स में आते हैं फिर स्टेरॉल्स आते हैं, देन इसके अलावा बाइल एसिड्स आते हैं, इसके अलावा हार्मोन्स आते हैं, दैट इज 6 हार्मोन्स आते हैं इसके अंदर। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल है। इवन इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि विटामिन डी के अंदर भी ये स्टेरॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब देखिए ये स्टेरॉइड न्यूक्लियस होता कैसे है, साइक्लोपेंटानो परहाइड्रोफिनांथ्रिन होता कैसे है। तो साइक्लोपेंटानो परहाइड्रोफिनांथ्रिन की अगर हम लोग बात करें तो ये कुछ ऐसा होता है। दिस इज साइक्लोपेंटानो परहाइड्रोफिनांथ्रिन एंड इसी से रिलेटेड अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड को आप लोग जानते हो बाय द नेम ऑफ कोलेस्टेरॉल, राइट। कोलेस्टेरॉल बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है आज के ज़माने की, बिकॉज ऑल अबाउट
कोलेस्टेरॉल वी हर्ड दैट इट इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेस, कोरोनरी हार्ट डिसीजेस के लिए एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल कंपाउंड है ये। नाउ स्टेरॉइड्स की अगर हम लोग बात करें तो जैसा हमने कहा कि इसमें स्टेरॉल्स आते हैं, है ना। तो स्टेरॉल्स की अगर बात करें तो जो स्टेरॉल्स है इन्हें हम लोग दो कैटेगरी में रख सकते हैं, राइट, दैट इज एनिमल स्टेरॉल एंड प्लांट स्टेरॉल। इसके अलावा हम लोग इन्हें एक और कैटेगरी में रख सकते हैं, ऐसे स्टेरॉल्स विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगस, दैट इज फंगाई। एनिमल स्टेरॉल्स को हम लोग जूस स्टेरॉल भी कहते हैं, एनिमल स्टेरॉल्स को आप लोग क्या कहते हो, जूस स्टेरॉल। प्लांट स्टेरॉल को आप लोग कहते हो फाइटोस्टेरॉल, दीज आर कॉल्ड एज फाइटोस्टेरॉल। एंड द स्टेरॉल विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फंगस इट इज कॉल्ड एज माइकोस्टेरॉल, राइट। ये इनकी कैटेगरी है। इनके एग्जाम्पल को अगर देखें तो ज्यूस्टेरॉल के एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल अभी आप लोगों ने पढ़ा, दैट इज कोलेस्टेरॉल। कोलेस्टेरॉल के अलावा लैनोस्टेरॉल, ये भी कंपाउंड इस कैटेगरी में जाता है, राइट। फाइटोस्टेरॉल की अगर हम लोग बात करते हैं तो फाइटोस्टेरॉल में आपको मिलता है सिटोस्टेरॉल। एंड माइकोस्टेरॉल की अगर बात करते हैं तो इस कैटेगरी में आपको मिलता है अर्गोस्टेरॉल। अब चलते हैं टुवर्ड्स द फंक्शंस ऑफ लिपिड्स। अगर हम लोग लिपिड्स के फंक्शन की बात करें तो लिपिड्स के फंक्शंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है, राइट। वी नो दैट कि हमारी बॉडी में अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, कार्बोहाइड्रेट, दैट इज ग्लूकोज। बट इट इज़ ऑब्जर्व दैट कि अगर हम लोग लिपिड्स का इस्तेमाल करते हैं तो 1 मोल लिपिड से आपको डबल एनर्जी मिलती है एज कम्पेयर टू 1 मोल ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, है। ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, एक एंट्रेंस का एग्जाम्पल भी बन सकता है कि एनर्जी के हिसाब से अगर देखें, जैसे ग्लूकोज आप लोगों को जो भी एनर्जी देता है अमाउंट, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा 38 मोल्स ऑफ एटीपी देता है, तो लिपिड्स के केस में क्या हो जाएगा, एनर्जी डबल हो जाएगा। उतना ही अगर आप लोग ऑयल या फिर फैट लेते हैं तो। बट बावजूद इसके हम लोग हमारी बॉडी में इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फैट्स एंड ऑयल के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो डिपॉजिट होते हैं बॉडी में एंड उनका जो नंबर आता है बॉडी में डाइजेस्ट होने का वो काफ़ी बाद में आता है। सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट को ही यूटिलाइज करती है हमारी बॉडी एंड देयरफॉर हमारी बॉडी का अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। नाउ अगर हम लोग लिपिड्स की बात करें, जैसे हम लोगों ने ग्लाइकोलिपिड्स की बात की थी, है ना, ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स का मीनिंग हम लोगों ने क्या कहा था, ऐसे लिपिड्स विच आर एसोसिएटेड विद द शुगर यूनिट। हाँ, एंड हम लोगों ने कहा था कि ग्लाइकोलिपिड्स में ये 2 टाइप के लिपिड्स आप लोगों को मिलते हैं, एक तो एनिमल टाइप, एनिमल ग्लाइकोलिपिड्स, एंड दूसरा कौन सा, प्लांट ग्लाइकोलिपिड्स। नाउ एनिमल ग्लाइकोलिपिड्स में जो शुगर होता है वो शुगर क्या होता है, ग्लूकोज होता है, बराबर है, ग्लूकोज होता है। लेकिन यहाँ पर जो शुगर होती है ये शुगर कौन सा होता है, गैलेक्टोज होता है, राइट। नाउ अगर हम लोग ग्लाइकोलिपिड्स के फंक्शन की बात करें तो दीज आर इन्वॉल्व इन द सेल मेम्ब्रेन फॉर्मेशन, राइट। सेल मेम्ब्रेन में इनका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है। सिमिलरली अगर हम लोग फॉस्फोलिपिड्स की बात करते हैं तो जैसा मैंने आप लोगों को कहा था कि फॉस्फोलिपिड्स, लिपिड्स एसोसिएटेड विद द फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप, राइट, जिसका एग्जांपल क्या, लेसिथिन। इसका एग्जांपल मैंने आपको दिया था लेसिथिन। इट इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। इवन यहाँ पर जो सेल मेम्ब्रेन हमने कहा, यहाँ ये जो ग्लाइकोलिपिड्स है, ग्लाइकोलिपिड्स, एनिमल ग्लाइकोलिपिड्स जो होते हैं वो होते हैं सेरिब्रोसाइट्स। क्या होते हैं, सेरिब्रोसाइट्स, एंड दीज आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरल टिश्यूज। जो न्यूरल टिश्यूज होते हैं सेरेब्रम में, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं सेरिब्रोसाइट्स। फॉस्फोलिपिड्स जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि सेल मेम्ब्रेन में इन्वॉल्व होते हैं। कोलेस्टेरॉल की अगर बात करें तो कोलेस्टेरॉल का रोल क्या है, तो कोलेस्टेरॉल एक इंटरनल कोटिंग बनाता है। आपको पता है वेंस के अंदर इंटरनल कोटिंग किसकी होती है, कोलेस्टेरॉल की होती है। नाउ इसके अलावा अगर हम लोग हार्मोन्स की बात करते हैं तो हम लोगों ने कहा है कि हार्मोन्स, एड्रेनल हार्मोन्स या फिर सेक्स हार्मोन्स की अगर हम लोग बात करें तो सेक्स हार्मोन्स ये 2 टाइप के होते हैं।
एक होते हैं मेल सेक्स हार्मोन एंड दूसरे क्या होते हैं फीमेल सेक्स हार्मोन्स। जो मेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं इन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है एंड्रोजेंस। क्या कहते हैं एंड्रोजेंस। एंड ये क्या है तो दीज आर द टेस्टोस्टेरॉन डेरिवेटिव्स एंड एंड्रोस्टेरॉन डेरिवेटिव्स। एंड्रोस्टेरॉन डेरिवेटिव्स जो होते हैं इन्हें कलेक्टिवली एंड्रोजेंस कहते हैं एंड ये क्या है मेल सेक्स हार्मोन्स है। जो फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं इन्हें हम लोग कहते हैं एस्ट्रोजेंस। इन्हें आप लोग क्या कहते हो एस्ट्रोजेंस कहते हैं। एंड एस्ट्रोजेंस के अंदर आप लोगों को मिलता है एस्ट्रॉन एंड एस्ट्रेडायोल। देन इसके अलावा अगर हम लोग देखें बाइल एसिड्स, तो बाइल एसिड्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है। बाइल एसिड्स का रोल क्या होता है डाइजेशन ऑफ फैट्स। डाइजेशन ऑफ फैट्स में ये हेल्प करते हैं। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन्स, तो प्रोस्टाग्लैंडिन्स की अगर बात करें तो वो हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर डाउन करा सकते हैं। इसके अलावा लिपिड्स का एक और इम्पोर्टेंट फंक्शन देखिए वैक्स, ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ लिपिड। तो वैक्सेस प्रोवाइड्स वेरी वाइटल वाटर प्रूफिंग फॉर ऑर्गेनिज्म। आप लोगों को पता है कि बॉडी के ऊपर मतलब एनिमल बॉडी हो या प्लांट बॉडी हो या इवन कोई फ्रूट हो, एप्पल को ले लीजिए पानी में डिप करके देखिए क्या गीला होता है नहीं होता है क्या नहीं। किसी प्लांट को देखिए उसके लीव्स के ऊपर पानी क्या पर्टिकुलर टाइम के लिए कंटिन्यूस रहता है क्या नहीं, गिरता है और थोड़ी देर में क्या हो जाता है रिलीज अप हो जाता है। जब कोई बर्ड पानी में डुबकी लगाता है तो क्या उसके फीदर्स गीले होते हैं नहीं। क्यों नहीं होते क्योंकि उनके ऊपर भी वैक्स का क्या होता है कोटिंग होता है। तो अगर हम लोग लिपिड्स के फंक्शन में आगे चलते हैं तो टर्पीन्स। टर्पीन्स की अगर बात करें तो इसमें विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के एंड फाइटॉल ऐसे कंपाउंड भी इन्वॉल्व होते हैं। राइट, इसके अंदर क्या इन्वॉल्व होते हैं तो ये कंपाउंड्स इन्वॉल्व होते हैं दैट इज विटामिन ए, ई, के एंड फाइटॉल। एंड टर्पीन्स की अगर बात करें तो दीज आर मेनली ऑब्टेन्ड इन इसेंशियल ऑयल्स। नाउ इसेंशियल ऑयल्स क्या हैं तो इसेंशियल ऑयल्स मतलब ऐसे कंपाउंड्स है विच इज सिक्रेटेड बाय सर्टन एरोमेटिक प्लांट्स एंड एरोमेटिक प्लांट्स जैसे कैम्फर, मेंथॉल, इनके ऑयल्स का एक पर्टिकुलर स्मेल होता है। इसमें कई सारे एग्जाम्पल होते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो जिंजीबिरिन नाम का एक कंपाउंड है, जिंजीबिरिन, इट इज़ फाउंड इन द ऑयल ऑफ जिंजर। ये जिंजर के अंदर आप लोगों को मिलता है। फिर इसके अलावा कैरियोफाइलिन नाम का जो कंपाउंड है ये आप लोगों को मिलता है इन द ऑयल ऑफ द क्लोव्स। देन इसके अलावा अगर हम लोग बीटा पाइनिन को देखें तो बीटा पाइनिन जो कंपाउंड है इट इज़ फाउंड इन द ऑयल ऑफ टर्पेंटाइन। ये आपको मिलता है टर्पेंटाइन के ऑयल के अंदर मिलता है। इसके अलावा लिमोनिन दैट इज कॉल्ड एज ऑयल ऑफ लेमन। इसके अलावा जिरानियोल जिसे हम लोग रोज ऑयल कहते हैं, राइट, रोज ऑयल। इसके अलावा स्क्वैलिन नाम का एक कंपाउंड है, स्क्वैलिन, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीवर ऑफ शार्क। तो ये सारे के सारे टर्पीन्स हैं जो कि इसेंस बढ़ाते हैं किसी भी कंपाउंड का, जिसके अंदर भी जिस मटेरियल के अंदर इसे आप लोग ऐड करते हैं उसका इसेंस मतलब क्या फ्रेग्रेंस कह सकते हैं, ये बढ़ाने में हेल्प करता है। सो ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं लिपिड्स के। अब इसके बाद चलते हैं हार्मोन्स की तरफ, राइट। हार्मोन्स ऐसा क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड्स विच रिक्वायर इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी बट इट इज वेरी क्रूशल फॉर आवर मूड। हमारा डेली लाइफ में अगर मूड देखे तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम करने का होता है, बराबर है, और ये सब होता है जस्ट बिकॉज ऑफ द हार्मोन्स।
नाउ हार्मोन्स की अगर हम लोग बात करें तो हार्मोन्स आर द सिक्रीशंस, दीज आर द सिक्रीशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ये सिक्रीशन होता है। नाउ ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज डक्टलेस ग्लैंड्स। वाई? इसका रीज़न ये है कि ये जो डक्टलेस ग्लैंड्स होते हैं ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में छोड़ सकते हैं। हार्मोन्स की अगर बात करें तो हार्मोन ये जो वर्ड है इट कम्स फ्रॉम द हार्मिन, एंड इस हार्मिन का मतलब होता है एक्टिविटी अराउजर। ठीक है, एक्टिविटी अराउजर, इसके मीनिंग से ही पता चलता है कि हार्मोन्स हमारे मूड के ऊपर, मतलब हमारा मूड क्रिएट करने के लिए हार्मोन्स कितने रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नाउ हार्मोन्स की अगर हम लोग बात करें तो हार्मोन्स जहाँ पर प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में, वेयर प्रोड्यूस, उस जगह को हम लोग कहते हैं रिसेप्टर। उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिसेप्टर। एंड वेयर एक्ट मतलब जहाँ पर काम करते हैं इसे हम लोग कहते हैं टारगेट। नाउ हार्मोन्स की अगर बात करें तो हार्मोन्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड के डेरिवेटिव हो सकते हैं, पेप्टाइड्स के डेरिवेटिव हो सकते हैं, या फिर इवन ये प्रोटीन्स के डेरिवेटिव भी हो सकते हैं। देखिए, तो दीज आर द डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, राइट। तो हार्मोन्स बहुत सारे हैं। अगर हम लोग हार्मोन्स की बात करते हैं तो एड्रेनालिन, एड्रेनालिन नाम का हार्मोन है। देन इसके अलावा नॉर एड्रेनालिन हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं। एंड इसके अलावा आप एग्जाम्पल दे सकते हो थायरोक्सिन, मोस्ट कॉमन इंसुलिन, राइट। तो ये सारे के सारे क्या है? हार्मोन्स है। नाउ इसमें ये जो एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन है ये तो ऐसे हार्मोन्स है, एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन, ये ऐसे हार्मोन्स है जिनके बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि दीज आर द अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स, मीन्स दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम द अमीनो एसिड्स, राइट। अमीनो एसिड के डेरिवेटिव्स है एंड दीज रेगुलेट द फंक्शन, रेगुलेट द फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम देखिए, राइट, जैसे कि इंक्रीज लेवल ऑफ द ग्लूकोज, एकदम से अगर ग्लूकोज लेवल बढ़ता है हमारी बॉडी में, या फिर इंक्रीज लेवल ऑफ लैक्टिक एसिड इन द मसल्स, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं एड्रेनालिन एंड नॉर एड्रेनालिन। अगर आप लोग थायरोक्सिन की बात करते हैं तो थायरोक्सिन एक ऐसा हार्मोन है विच प्लेज वेरी क्रूशल रोल, क्योंकि थायरोक्सिन इज प्रोड्यूस फ्रॉम द थायराइड ग्लैंड विच इज सिचुएटेड इन अवर नेक, बराबर है। एंड इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये क्या करता है? रेट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज एंड कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन को बैलेंस करता है। अगर थायराइड ग्लैंड ने थायरोक्सिन बराबर प्रोड्यूस नहीं किया तो हमें थायराइड का प्रॉब्लम होता है, जिसमें हम लोगों को ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं कि हम लोग थोड़ा भी चले तो बॉडी एकदम वीक फील होती है। क्यों? क्योंकि चलते समय एनर्जी एक्सचेंज एंड ऑक्सीजन कंजम्पशन का बैलेंस नहीं होता, राइट। इसके अलावा अगर आप लोग इंसुलिन की बात करते हैं तो इंसुलिन के बारे में तो आपको पता है कि सर इट हेल्प्स टू कंट्रोल डायबिटीज़, बट हाउ? आपके बॉडी में जो एक्सेस ग्लूकोज होता है इस ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करके ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम होता है इन द मसल। तो ये ग्लूकोज को, मतलब एक्सेस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके हमारे बॉडी में जो ब्लड में शुगर लेवल है उससे कंट्रोल रखता है, दैट इज इंसुलिन। अब हार्मोन्स के बाद हम लोग चलते हैं इस टॉपिक की तरफ जिससे आप बहुत फैमिलियर हो, दैट इज विटामिन्स। ना विटामिन्स की अगर बात करें तो विटामिन्स क्या है? तो ऑब्वियसली सर विटामिन्स ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स है विच आर रिक्वायर्ड इन अ प्रॉपर क्वांटिटी टू मेंटेन प्रॉपर आवर बॉडी
और यू कैन से कि प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, इसके लिए विटामिन का बॉडी में एक अच्छे प्रोपोर्शनेट क्वांटिटी में रहना क्या है, ज़रूरी है, राइट। तो विटामिन की अगर हम लोग बात करें तो मिल्क हो गया, फ्रूट्स हो गया, मीन्स वी कैन से कि वेल बैलेंस डाइट्स से हम लोग विटामिन का अपना जो डिमांड है बॉडी का वो फुलफिल करा सकते हैं। बेसिकली विटामिन को हम ऐसे लिखा करते थे बिकॉज इट वॉज बिलीव्ड दैट कि विटामिन आर द नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स, बट लेटर ऑन इट इज ऑब्जर्व दैट कि ऐसे कई सारे विटामिन है जिसमें नाइट्रोजन नहीं होता है एंड देयरफॉर फिर विटामिन को मॉडिफाई करके हम लोग विटामिन लेते हैं। यहाँ पर देखिए विटा, ये जो वर्ड है इट कम्स फ्रॉम द वाइटल, वाइटल मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट, राइट। नाउ विटामिन के क्लासिफिकेशन की तरफ अगर हम लोग चले तो विटामिन को हम लोग दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, जिसमें पहला जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ द सोलुबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ द सोलुबिलिटी। इसमें हम लोग दो कैटेगरी रखते हैं, जिसमें पहली कैटेगरी को हम लोग कहते हैं वाटर सोलुबल विटामिन्स। ना वाटर सोलुबल विटामिन्स मतलब ऑब्वियसली सोलुबल इन वाटर, एंड इनका इनटेक अगर हमारी बॉडी में ज़्यादा भी होता है तो कोई टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होते। क्यों? क्योंकि वाटर सोलुबल है, एक्सक्रीशन के द्वारा रिमूव होते हैं। जिसमें दो एग्जाम्पल आते हैं, विटामिन बी एंड विटामिन सी। विटामिन बी एंड विटामिन सी ये कैसे हैं? वाटर सोलुबल विटामिन है। इसमें दूसरी जो कैटेगरी होती है ये होती है फैट सोलुबल विटामिन। फैट सोलुबल विटामिन की अगर हम लोग बात करें तो ये ऐसे विटामिन है विच आर सोलुबल इन द फैट, मतलब ये बॉडी में जाने के बाद बॉडी से रिलीज नहीं होंगे एंड दे विल एक्यूमुलेट इन द बॉडी, एंड अगर इनकी क्वांटिटी ज़्यादा भी हो गई तो ऐसे केस में आपकी बॉडी एबनॉर्मल फंक्शन आपको देगी, एबनॉर्मल सिम्टम्स आप लोगों को देगी। मतलब ये ज़्यादा क्वांटिटी में हो गए तो टॉक्सिक इफेक्ट भी शो कर सकते हैं, जिसमें विटामिन ए आता है, डी आता है, ई आता है, के, ये ऐसे जो विटामिन हैं ये आते हैं फैट सोलुबल कैटेगरी के अंडर। तो ऑन द बेसिस ऑफ द सोलुबिलिटी विटामिन एकदम सिंपल तरीके से हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। विटामिन को हम एक और तरीके से क्लासीफाई करते हैं, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम लोग विटामिन को चार अलग अलग टाइप में क्लासीफाई करते हैं, जिसमें पहला जो होता है वो होता है विटामिन ऑफ एलिफैटिक सीरीज। विटामिन ऑफ व्हाट? एलिफैटिक सीरीज। मतलब क्या होगा? मतलब ये कि सर इनका जो मॉलिक्यूल होगा ये कैसा होगा? एलिफैटिक होगा। एलिफैटिक मीन्स लॉन्ग चेन होगा, जी हाँ, जिसका एग्जाम्पल होता है विटामिन सी। इसमें दूसरा आप लोग टाइप दे सकते हैं, दैट इज विटामिन ऑफ एरोमेटिक सीरीज। नाउ एरोमेटिक सीरीज का मीनिंग क्या होगा? तो सर इट विल कंटेन्स एरोमेटिक रिंग। हाँ, इट विल कंटेन सीरीज ऑफ द एरोमेटिक रिंग, जिसका एग्जाम्पल हम लोग देखें तो विटामिन के इस कैटेगरी में बिलोंग करता है। अगर आप लोग तीसरे कैटेगरी में देखें तो हम लोग कैटेगरी रखते हैं दैट इज विटामिन ऑफ एलिसाइक्लिक सीरीज। नाउ एलिसाइक्लिक सीरीज की अगर हम लोग बात करें तो साइक्लिक तो है लेकिन प्रॉपर्टी कैसी होगी? एलिफैटिक समान, बराबर है ना। एलिसाइक्लिक का मीनिंग ऐसे ही कुछ पढ़ के रखा था। इस कैटेगरी में एग्जाम्पल जाता है विटामिन ए। एंड लास्टली हम लोग एक और कैटेगरी रखते हैं दैट इज विटामिन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक सीरीज। नाउ विटामिन ऑफ हेटेरोसाइक्लिक सीरीज का मतलब क्या? तो साइक्लिक कंपाउंड तो है लेकिन उनमें क्या होगा? हेटेरो एटम होगा। एंड इसमें एग्जाम्पल अगर देखें तो इसमें एग्जाम्पल होता है बी कॉम्प्लेक्स। ना बी कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होता है? तो विटामिन B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, इसके अलावा B12 भी होता है। मतलब इन सब का ये कॉम्बिनेशन है। इसके अलावा इसमें एक और कंपाउंड होता है मीजोइंजोजिटॉल, राइट, मीजोइंजोजिटॉल। इसके अलावा फॉलिक एसिड, इसके अलावा बीटा बायोटिन,
सर बहुत बड़ी लिस्ट है, हाँ। इन सब का कॉम्बिनेशन जो है उसे आप लोग कहते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, एंड देयरफॉर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स काफ़ी क्रूशल रोल प्ले करते हैं। एंड अगर आपकी बॉडी में विटामिन कम हो जाए तो ऐसे सिचुएशन को अविटामिनोसिस कहते हैं। ऐसे केस में भी बॉडी आप लोगों को कई सारे सिम्टम दिखाती है। एंड अगर विटामिन ज़्यादा हो जाए तो उसके टॉक्सिक इफेक्ट भी हो सकते हैं, जिसे हाइपर विटामिनोसिस भी कहा जाता है। ये कुछ लिस्ट मैंने आपके सामने रखी है विटामिन है एंड डिसीजेस दैट विल ऑकर्ड इन ह्यूमन बीइंग्स ड्यू टू देयर पर्टिकुलर डिफिशियंसी। देखिए विटामिन है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है तो इनके दूसरे नाम, ये तो खैर आप लोग याद कर लेंगे, बहुत इजीली पढ़ा है, आप पढ़ के भी रखा होगा अपने प्रीवियस क्लासेस में। विटामिन ए रेटिनॉल और अजीरोप्थाल। विटामिन ए इज ऑल्सो कॉल्ड एज विटामिन ऑफ द विजन, देखने की कैपेसिटी के लिए इंपॉर्टेंट क्या विटामिन ए। देखिए किसके साथ रिलेटेड है, नाइट ब्लाइंडनेस। अगर ये कम हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम हो सकता है, इवन ड्राइनेस ऑफ द स्किन का प्रॉब्लम भी होता है। विटामिन बी1 इज कॉल्ड एज थायमिन, जिससे बेरी डिसीज होता है। विटामिन बी2 इज कॉल्ड एज राइबोफ्लेविन, इन्फ्लेमेशन ऑफ द टंग, काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम होता है। इवन ड्राइंग ऑफ द लिप्स, एंड इसके अलावा लिप्स के कॉर्नर के ऊपर कभी इंजुरीज होती है तो इसके डिफिशियंसी के कारण भी हो सकता है। विटामिन बी5 को निकोटिनामाइड कहते हैं, जिसके डिफिशियंसी के कारण पेलेग्रा होता है। पेलेग्रा मतलब पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन। इसके अलावा मेंटल कंफ्यूजन होता है। देन विटामिन बी6 इज कॉल्ड एज पायरिडॉक्सिन, फेलर टू गेन वेट। ऐसा होता है कई बार कि खाते लेकिन कहते हैं कि बॉडी को लगता ही नहीं, तो इसका रीज़न हो सकता है डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन बी6। देन विटामिन बी12 हैज़ अ स्पेशल नेम साइनाकोबाल्मिन। याद रखना ये ऐसा विटामिन है जिसमें साइनाइड एंड कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसका नाम साइनाकोबाल्मिन है। एंड इट इज़ नेसेसरी फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एंड इवन एनीमिया, deficiency of the blood. Then vitamin C has the name ascorbic acid, and vitamin C इसकी डिफिशियंसी के कारण स्कर्वी होता है। एंड यू मस्ट नो दैट विटामिन सी इज ऑल्सो कॉल्ड एज विटामिन ऑफ द इम्यून सिस्टम। हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में विटामिन सी का बहुत ज़्यादा रोल होता है। देन विटामिन ई इज कॉल्ड एज टोकोफेरॉल्स। ये ग्रुप ऑफ विटामिन होता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी फर्टिलिटी एंड वीकनेस ऑफ द मसल। देन विटामिन के फाइलोक्विनोन, जिसका नाम देते हैं। इंजरी में ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग होते समय कुछ देर के बाद ब्लड क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाता है। तो ब्लड का जो क्लॉटिंग पीरियड है उससे बढ़ाने का काम करता है विटामिन के की डिफिशियंसी। मतलब बॉडी में विटामिन के रहना ज़रूरी है। एंड लास्टली मैंने लिखा है विटामिन पी, दैट इज कॉल्ड एज फ्लैवोनॉइड्स एंड इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीमोरेज। इसका मतलब ये कि ओवरऑल अगर देखें तो ये सारे के सारे जो विटामिन है दैट विल रिक्वायर्ड इन पर्टिकुलर क्वांटिटी फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। अब एक और बायोमोलिक्यूल्स की तरफ चलते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। नाउ न्यूक्लिक एसिड्स की अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लिक एसिड्स आर द मटेरियल्स ऑफ द हेरिडिटी। एंड आप लोगों को पता है कि हमारे कई सारे जो कैरेक्टर्स है ये हमारे पेरेंट्स के समान होते हैं, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूक्लिक एसिड्स। नाउ न्यूक्लिक एसिड्स की अगर हम लोग बात करें तो न्यूक्लिक एसिड्स आर द पॉलीमर्स, दीज आर द पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं। एंड न्यूक्लिक एसिड्स की अगर बात करें तो न्यूक्लिक एसिड दो टाइप के होते हैं, आपको पता है, एक है डीएनए और दूसरा क्या होता है, आरएनए। डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट, ऐसे आप लोग इसे समझते हैं। एंड आरएनए की अगर बात करें तो आप लोग इसका मीनिंग क्या लेते हैं, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो ये जो मटेरियल्स है न्यूक्लिक एसिड्स, these are responsible for the transmission of the characteristics from one generation to another generation। आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं, डीएनए की अगर हम लोग बात करते हैं तो डीएनए इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लूप्रिंट ऑफ द लाइफ।
मतलब ये कि डीएनए टेस्टिंग से हम लोग पर्टिकुलर पर्सन की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ न्यूक्लिक एसिड्स को मैंने कहा कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जी हाँ, क्योंकि अगर आपने न्यूक्लिक एसिड का हाइड्रोलिसिस कर दिया तो आप लोगों को 3 कंपोनेंट मिलते हैं, जिसमें पहला होता है शुगर, दूसरा कंपोनेंट होता है बेस होता है, एंड तीसरा कंपोनेंट जो होता है ये होता है फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड एंड ये तीनों आपस में जुड़े होते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, बराबर है। तीनों आपस में जुड़े होते हैं और क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो इससे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखिए शुगर, इस शुगर के ऊपर जुड़ा होता है नाइट्रोजिनस बेस, एंड ये जो शुगर है इसका हाइड्रोलिसिस होता है विथ फॉस्फेट ग्रुप of the phosphoric acid। कुछ इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को। अब हम लोगों ने कहा कि इसका हाइड्रोलिसिस करने से 3 कंपोनेंट मिलेंगे, शुगर, बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। इन तीनों को हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से शुगर्स प्रेजेंट हो सकते हैं, कौन कौन से बेसिस प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर दोनों ही न्यूक्लिक एसिड में शुगर को हम लोग देखें तो उसकी कैटेगरी एक होती है, दैट इज पेंटोस शुगर, मतलब 5 कार्बन एटम वाला। एंड ये जो पेंटोस शुगर होता है ये आप लोग इस तरीके से बनाते हो, हैवर प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाते हो। ये देखिए, अगर मैंने यहाँ पर OH लगा दिया तो आप लोग कहेंगे कि सर दिस इज बीटा कॉन्फ़िगरेशन। जी हाँ, एंड इट इज ऑब्जर्व दैट कि ये शुगर बिलोंग करता है D सीरीज को, एंड ये है राइबोज। तो इससे हम लोग कहते हैं बीटा D राइबोज, एंड दिस इज फाउंड इन द RNA। अगर हम लोग डीएनए के अंदर वाले शुगर को देखें तो डीएनए के अंदर जो आपको शुगर मिलता है वो भी राइबोज शुगर ही है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि सेकेंड कार्बन एटम के ऊपर जो OH आरएनए में है वो यहाँ पे नहीं है, इसलिए तो इसका नाम डीऑक्सी कहा गया ना, डीऑक्सी, जिसमें ऑक्सीजन नहीं है। कहाँ पर नहीं है, तो 2 में, बीटा और डी, बीटा डी 2 ऑक्सी राइबोज इसे आप लोग कह सकते हैं। और ये कहाँ पर मिलता है, डीएनए के अंदर मिलता है। ना बेसिस की अगर आप लोग बात करते हैं तो आप लोग बेसिस को 2 कैटेगरी में क्लासीफाई करते हो, प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। इसमें भी अगर हम लोग डीएनए की बात करते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तो इसमें जो प्यूरिन्स होती है, ये प्यूरिन बेसिस कौन से होते हैं, तो ये होते हैं एडेनाइन एंड ग्वानिन, राइट, एडेनाइन एंड ग्वानिन। एंड पिरिमिडिन्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें पिरिमिडिन कौन कौन से होते हैं, एडेनाइन ग्वानिन यहाँ पर प्रेजेंट है, एंड देन थाइमिन एंड साइटोसिन, ये बेस पेयरिंग होती है। एंड अगर आप लोग आरएनए की बात करते हैं तो आरएनए में प्यूरिन्स वही होते हैं, दैट इज एडेनाइन एंड ग्वानिन, लेकिन थाइमिन की जगह कौन आ जाता है, यूरासिल, यूरासिल, एंड यहाँ पर होता है साइटोसिन। एंड तो इस टाइप से ये नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं। एंड तीसरा जो कंपोनेंट हम लोगों ने कहा तो ऑब्वियसली वो कहा फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड को आप लोग शायद देख चुके होंगे इसके पहले। फॉस्फोरिक एसिड एक ऐसा कंपोनेंट होता है, तो किसी भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड का अगर आपने हाइड्रोलिसिस कराया तो बेसिकली आपके सामने ऐसे 3 कंपोनेंट्स आ जाएंगे, शुगर्स, बेसिस एंड फॉस्फोरिक एसिड। देन यहाँ पर एक कंसेप्ट को समझते हैं, दैट इज न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड। अब न्यूक्लियोटाइड तो हम लोगों ने पढ़ लिया, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द 3, है ना, राइट। न्यूक्लियोसाइड की अगर हम लोग बात करते हैं तो न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होता है, तो न्यूक्लियोसाइड का मतलब होता है शुगर एंड बेस का कॉम्बिनेशन,
शुगर एंड बेस का जो कॉम्बिनेशन होता है इसे आप लोग क्या कहते हो, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। मतलब ये कि सपोज करिए आपके पास कोई पेंटोस शुगर है, मान लीजिए कि ये पेंटोस शुगर है, मैंने यहाँ पर OH रखा, मीन्स RNA की बात चल रही है, बराबर है। DNA होता तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं देते, बस इतना ही फर्क है। तो ये अगर कोई शुगर है और यहाँ पर बेस है लगा हुआ, तो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने आया इसे आप लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। एंड न्यूक्लियोटाइड की अगर हम लोग बात करें तो जो न्यूक्लियोटाइड है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें शुगर भी होना चाहिए, बेस भी होना चाहिए एंड फॉस्फेट ग्रुप भी प्रेजेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फॉस्फेट ग्रुप। मतलब ये कि न्यूक्लिक एसिड के जो 3 कंपोनेंट है, ये न्यूक्लिक एसिड के 3 कंपोनेंट कहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे, न्यूक्लियोटाइड के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड कैसे बना सकते हैं, सपोज करिए कि हम लोग ये शुगर यूज़ कर रहे हैं, राइट। यहाँ पर अब मैं DNA यूज़ करता हूँ, DNA वाला शुगर, यह है DNA वाला शुगर, यहाँ पर लगा देते हैं बेस, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन है एंड CH2O P डबल बॉन्ड O, यहाँ पर देखिए ये ऐसे हो सकता है हाइड्रोलाइज, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर लगा देंगे OH, यहाँ पर लगा देंगे OH। तो ये देखिए फॉस्फोरिक एसिड का ग्रुप इसके अंदर क्या हो गया, इन्वॉल्व हो गया। सो ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने आया, इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड कहेंगे। एंड जब ये पॉलीमराइज होगा, जब ये पॉलीमराइज होगा तब आप लोगों को मिलता है DNA या फिर RNA। अब DNA की बात करें तो आपको पता है कि सबसे पहले किसने स्टडी की थी, वॉटसन एंड क्रिक, है ना। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल जो होता है DNA का सबसे सक्सेसफुल माना गया। एंड इन्होंने हमें ये बता कर दिया, ये साबित करके दिया कि जो DNA होता है इट इज़ अ डबल स्ट्रैंडेड राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, राइट। मीन्स अगर हम लोग इनके स्ट्रक्चर को देखें तो DNA का जो स्ट्रक्चर होता है ये कुछ इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। एंड यहाँ पर ये जो 2 प्राइम्स है, ये 2 टर्मिनल जो है ये आइडेंटिकल नहीं होते, ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसे हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ये अगर 3 प्राइम है तो इसका दूसरा जो पार्ट है इसे हम लोग 5 प्राइम एंड कहते हैं। एंड यहाँ पर पेयरिंग होती है। फिर पेयरिंग की अगर बात करें तो एडेनाइन का पेयरिंग होता है थाइमिन के साथ होता है बाय मीन्स ऑफ डबल बॉन्ड, एंड ग्वानिन का पेयरिंग होता है साइटोसिन के साथ बाय मीन्स ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे पेयरिंग कंटिन्यूस रहेंगी एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ये स्टेबलाइज होता है। अगर आप लोग इसका केमिकल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, मतलब DNA का, तो याद करिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन आप लोगों को बनाकर दिखाना पड़ेगा। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन अगर आप लोग बनाते हैं तो आप लोगों के पास तो शुगर होना चाहिए एंड शुगर के ऊपर क्या आना चाहिए, बेस। तो यहाँ पर तो बेस रहेगा, ठीक है। ये DNA की अगर बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन नहीं रखना है आपको, ये OH। एंड यहाँ पे जो CH2OH ग्रुप है इसका क्या होगा, एस्टरिफिकेशन होगा फॉस्फोरिक एसिड के साथ। तो इसे अगर मैंने ऐसे लिख दिया तो ये न्यूक्लियोटाइड होता है, ऐसा हम लोगों ने कहा था। एंड जब इसका पॉलीमराइजेशन होगा तो ये भी पॉलीमराइज होगा किसी ना किसी के साथ, ये भी पॉलीमराइज होगा। अगर हम लोग इस बॉन्ड को ओपन रखें तो चार्ज लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कुछ इस तरीके से ये पॉलीमराइज होगा ना। दूसरा मॉलिक्यूल अगर आप लोगों को जोड़ना है तो ये यहाँ पर पॉलीमराइज होता है। यहाँ से पॉलीमराइज जब होगा तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो कैसा बनेगा, देखिए अगर केमिकल स्ट्रक्चर बनाने की बात करते हैं DNA की तो ये कुछ ऐसा दिखता है, राइट। नाउ DNA के बाद आप लोगों को दूसरा जो न्यूक्लिक एसिड पढ़ना है वो न्यूक्लिक एसिड कौन सा पढ़ना है, RNA। अगर हम लोग RNA की बात करते हैं तो RNA का जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है सिंगल स्ट्रैंडेड राइट हैंडेड हेलिक्स होता है, मीन्स जस्ट लाइक दिस वन हो सकता है कुछ ऐसे। एंड RNA की अगर हम लोग बात करें तो RNA 3 टाइप का होता है।
एक होता है mRNA, जिसका काम क्या होता है, इट कैरीज मैसेज टू द राइबोसोम, ये मैसेज देता है टूवर्ड्स राइबोसोम। दूसरा होता है rRNA, ये राइबोसोमल आरएनए है जहाँ पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है। एंड तीसरा जो होता है वो होता है tRNA, जिसे हम लोग ट्रांसपोर्ट आरएनए कहते हैं। एंड ट्रांसपोर्ट आरएनए क्या करता है, तो पर्टिकुलर अमीनो एसिड को कैरी करता है। अगर आपको आरएनए का केमिकल स्ट्रक्चर बनाना है तो बहुत ही सिंपल काम करना है। मैं डीएनए के स्ट्रक्चर को आरएनए के स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ। ये देखिए, आरएनए में सिर्फ फर्क क्या था, शुगर यूनिट का, हाँ ये फर्क था। सो दिस इज द एंड ऑफ योर बायोमॉलिक्यूल लेसन, छोटा सा यूनिट था।